गरीब की भूख। गरीब राधिका अपने छोटे से किराए के घर में मिट्टी के चूल्हे पे चाय बना रही थी। घर में उसका पति रमेश, बेटा सुंदर और दो बेटियां नेहा और खुशी सब साथ में बैठी थी। राधिका, तुम्हें चाय बनाने में कितना समय लगेगा? मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। हाँ, बस 10 मिनट रुकिए, इस चूल्हे पे आंच ही नहीं आ रही है। माँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे, चूल्हे पे चाय बनने में समय लगता है ना। माँ, जब आपको पता है कि रोज सवेरे पिताजी और भाई को जल्दी जाना होता है, तो चूल्हे के बजाय गैस पे चाय क्यों नहीं बनाया करती? गैस पे तुरंत ही चाय बन जाती है। बेटा, बेवजह गैस जलाकर पैसा क्यों बर्बाद करना? अगर हम ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बचत करते रहेंगे तो बचे हुए पैसे आगे हमारी जरूरतों में ही काम आएंगे, समझे? तुम सही कह रही हो राधिका। मेरी आमदनी रोज की केवल 300 रुपए ही है। अब इतनी कम आमदनी में मुझे मकान का किराया, घर का खर्चा और साथ में सुंदर की पढ़ाई का खर्चा भी देना पड़ता है। इसलिए हमें बचत तो करते ही रहना चाहिए। पिताजी, देखना, मैं पढ़ लिख कर नौकरी करके अपनी सारी गरीबी दूर कर दूंगा। बेटा, अब तू हमारा सहारा है। राधिका अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन बिता रही थी। थोड़ी देर बाद रमेश अपने काम पर चला जाता है। रमेश कोल्हापुर गांव में मिस्त्री का काम करता है। इधर सुंदर उसी गांव के कॉलेज में पढ़ाई करता है। राधिका को सुंदर से काफी आस थी। वो सुंदर की पढ़ाई में काफी पैसा लगा रही थी, मगर गरीबी के कारण नेहा और खुशी को नहीं पढ़ा पा रही थी। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और सुंदर की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक रात जब सब घर में थे, तब माँ, कल मैं शहर जा रहा हूँ। मुझे शहर की कंपनी में 15,000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पिताजी, मैं आपको हर महीने शहर से पैसा भेजता रहूंगा। अब आप किसी बात की चिंता मत करिएगा। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। बेटा, एक माता पिता के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि उनकी संतान अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए काबिल बन जाए। अगले दिन सुंदर अपना सामान लेकर शहर चला जाता है। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। रमेश मिस्त्री का काम करके अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। 1 महीने के बाद एक दिन रमेश एक ऊंची इमारत पर काम कर रहा था। तभी अचानक रमेश को किसी का धक्का लगने की वजह से वो ऊंची इमारत से नीचे गिर जाता है। इस हादसे में रमेश के दोनों पैर बेजान हो जाते हैं और वो अपाहिज बन जाता है। ये देख राधिका और उसकी बेटियां खूब रोते हैं। सुंदर का कॉल क्यों नहीं लग रहा? माँ, हो सकता है भाई काम में व्यस्त हो। माँ, पिताजी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये उसे बताना तो पड़ेगा ना। राधिका फिर से सुंदर को कॉल करती है तो सुंदर का कॉल लग जाता है। सुंदर का कॉल लग गया, रिंग जा रही है। सुंदर बेटा, कहाँ है? हम कब से तुझे फोन लगा रहे हैं। माँ, मैं काम में बिजी था। सुंदर बेटा, राधिका सुंदर को रमेश के साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देती है। क्या पिताजी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? माँ, आप चिंता मत कीजिए। 2-3 दिन बाद मैं गांव आ रहा हूँ। सुंदर, 2 दिन बाद मेरी बर्थडे पार्टी है और तू गांव जाने की बात कर रहा है। तुझे पता है, पार्टी में तेरी सपनों की रानी वो जानवी भी आएगी, तो मौका देखकर तू जानवी से अपने प्यार का इजहार कर देना। जानवी आने वाली है? फिर तो गांव जाना कैंसिल। सुंदर शहर आकर यहाँ के माहौल में पूरी तरह घुल चुका था। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। अमित के घर पार्टी चल रही होती है। तब सुंदर अपनी कंपनी में काम करने वाली जानवी से प्यार का इजहार करता है। जानवी, आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुंदर। सुंदर के अपाहिज पिता उसका इंतजार कर रहे थे और सुंदर जानवी के प्यार में पागल हुआ शहर में ही अय्याशी कर रहा था। जानवी शहर में अपने अमीर माता पिता के साथ रह रही थी और सुंदर उसी शहर में एक किराए के मकान में रहता था। करीब 1 हफ्ता बीत जाता है। जानवी के चक्कर में सुंदर ना ही अपने परिवार के पास जा रहा था और ना ही कॉल कर रहा था, ना ही उनका कॉल उठा रहा था। उधर रमेश के अपाहिज हो जाने के कारण उसके परिवार को
भूखे रहने की नौबत आ गई थी। अब ना घर में राशन था और ना ही पास में पैसा। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना पास में पैसा है। अब क्या खाएंगे? मकान मालिक भी पिछले महीने का किराया मांग रहा था और सुंदर की भी कोई खबर नहीं है। भाई इतनी कैसे बिजी हो गए कि उन्हें हमसे बात करने का भी समय नहीं मिल रहा है। तभी मकान मालिक हरिया वहाँ आता है। चलो भाई, जल्दी से मकान का किराया निकालो। भाई साहब, मेरे बेटे के शहर से आते ही हम आपको पैसे दे देंगे। ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। मुझे इसी वक्त मकान का किराया चाहिए, नहीं तो मेरा घर खाली कर दीजिए। देखिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आपको कहाँ से देंगे? बस मेरे बेटे को शहर से आने दीजिए, उसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे। ये सुनकर हरिया रमेश के परिवार वालों को घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद राधिका अपने परिवार के साथ गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने चली जाती है। रात का समय था और भूख के कारण सबका हाल बेहाल होने लगता है। राधिका सुंदर की फोटो हाथ में लेकर बोलती है, सुंदर बेटा, ये कैसी परेशानी में तू हमें छोड़कर चला गया। माँ, मुझे भूख लगी है। बिटिया, आज की रात पानी पीकर अपने पेट की आग को ठंडा कर ले। सब दुखी होकर भूखे ही झोपड़ी में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह का समय था। माँ, मुझे भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं होता। हम 3 दिन से भूखे हैं माँ। तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से खाने की व्यवस्था करके आती हूँ। राधिका गांव में आती है और घर घर जाकर भीख मांगने लगती है। करीब 2 घंटे तक घूमने के बाद राधिका को कुछ पैसे और थोड़ा सा खाना मिल जाता है। फिर वो घर आकर अपने परिवार के साथ खाना खाती है। ये मेरे परिवार की क्या हालत हो गई है, हमें भीख मांग मांग के गुजारा करना पड़ रहा है। सुंदर बेटा, तू कहाँ है? जल्दी आ जाना बेटा, हम सब बहुत तकलीफ में है बेटा। उधर सुंदर मजे से जानवी के साथ शहर में अपना जीवन बिता रहा था और इधर उसके परिवार वाले दाने दाने के लिए तरस रहे थे। इसी तरह दिन गुजरने लगे। राधिका और उसकी बेटियां भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन रमेश को तेज बुखार आता है और बहुत ज्यादा बुखार होने के कारण रमेश की मौत हो जाती है। ये देखकर राधिका और उसकी बेटियां खूब रोते हैं। माँ, भैया का कुछ पता भी नहीं चल रहा है, अब हमें ही उनके पास जाना होगा। सुंदर की तलाश में तीनों शहर आते हैं और सुंदर को ढूंढने लगते हैं। रात तक उन्हें सुंदर के घर का पता मिल जाता है। तीनों फटे पुराने कपड़ों में सुंदर के घर आते हैं। उस समय सुंदर के साथ जानवी भी थी। अपनी माँ और बहनों को ऐसी हालत में देखकर सुंदर के होश उड़ जाते हैं। अरे ये भिखारी यहाँ कैसे आ गए? सुंदर, मैं तेरी माँ हूँ बेटे। भाई, हम कब से आपकी राह देख रहे थे, आप कहाँ चले गए थे भाई? सुंदर, ये भिखारी तुम्हें भाई और बेटा क्यों बुला रहे हैं? हम भिखारी नहीं हैं, मैं सुंदर की माँ हूँ और ये सुंदर की बहनें हैं। ये क्या ड्रामा चल रहा है? और कौन हो तुम लोग? मैं तो आप तीनों को जानता भी नहीं हूँ। सुंदर के मुंह से ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। सुंदर बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरी बहनें हैं। जानवी, कौन है ये लोग? इन्हें घर से निकालो यार। चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अच्छा हुआ जानवी के सामने मेरी माँ और बहनों की सच्चाई पता नहीं चली, वरना जानवी मेरे बारे में क्या सोचती कि मेरी माँ और बहनें भिखारी है। पर इन तीनों की ऐसी हालत कैसी हो गई होगी? माँ, भाई कितने बदल गए हैं, वो तो हमें पहचान ही नहीं रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तीनों वहीं सुंदर के घर के बाहर सड़क पर भीख मांगने लगते हैं। करीब 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे सुंदर जानवी के साथ अपने घर के बाहर आता है। तब देखता है कि बाहर सड़क पर राधिका अपनी बेटियों के साथ बैठी हुई। तभी अचानक राधिका बेहोश हो जाती है। माँ, माँ क्या हुआ? आपको क्या हुआ माँ? उठिए माँ। ये देखकर सुंदर के होश उड़ जाते हैं। माँ, माँ! सुंदर दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आता है। माँ, क्या हुआ आपको? माँ उठिए, आंखें खोलिए माँ। ये देखकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। सुंदर, ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ है और मैं इनका नालायक बदनसीब बेटा हूँ जो तुम्हारे लिए अपनी माँ बहनों को पहचानने से मना कर रहा था। माँ उठिए, देखो माँ, आपके पास आ गया हूँ। इसका मतलब
तुमने झूठ कहा था। सुंदर, तुम बहुत बुरे इंसान हो। जो इंसान अपनी माँ बहन का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा? आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है सुंदर। हाँ हाँ, जाना है तो जाओ। लड़की तो एक ढूंढो 1000 मिल जाएगी, मगर माँ नहीं मिलेगी। जानवी जाने लगी। भैया, भाभी जा रही है, उसे रोक लो। नहीं, मेरा पहला कर्तव्य है माँ की जान बचाना। जानवी वहां से चली जाती है और सुंदर अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ इलाज होने के बाद राधिका को होश आ जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। तभी नेहा सुंदर को सारी बीती बातें बता देती है। मेरे परिवार वाले इतना दर्द भरा जीवन बिता रहे थे और मैं यहाँ शहर में ऐश कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए माँ, अब मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सुंदर अपनी माँ बहनों से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। तभी जानवी आती है। सुंदर, मैं गलत थी, तुम्हें अपनी माँ बहन का साथ देना चाहिए, मुझे माफ कर दो। सुंदर बेटे, सुबह का भूला शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते, इसे माफ कर दे बेटे। माँ के कहने के बाद सुंदर जानवी को माफ कर देता है। माँ, हम दोनों को माफ कर दीजिए प्लीज। राधिका और बहनें सुंदर को माफ कर देती हैं। फिर सुंदर और जानवी उन्हें अपने घर ले जाते हैं और नए कपड़े खरीद के देते हैं। उन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाते हैं और जीवन भर अपनी माँ और बहन के साथ खुशी से जीवन बिताते हैं। शंकर अपने परिवार के साथ रामनगर में रहता है। आज उसके बेटे का जन्मदिन है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Rahul. Happy birthday to you. राहुल केक काटकर अपने माँ बाप को खिलाता है। बेटे बताओ, आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? पापा, मुझे और पढ़ने के लिए कनाडा जाना है। क्या आप मुझे कनाडा भेज सकते हो? बेटा, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं तुम्हें कनाडा भेज सकूं। तो क्या आप मुझे जन्मदिन पर तोहफा नहीं देंगे? बेटे को नाराज होता देख माँ बोली, बेटा पढ़ने जाने की तो बात कर रहा है, कुछ कीजिए ना। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो हमारे बुढ़ापे की ही लाठी बनेगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? पापा, एक रास्ता है। अगर आप अपनी दुकान बेच दो तो मैं आराम से कनाडा जा सकता हूँ। क्या? हाँ पापा, अगर आपको मेरा भविष्य बनाना है तो आपको अपनी दुकान बेचनी होगी। बेटा, अगर मैं अपनी दुकान बेच दूं तो कमाऊंगा कैसे, और फिर हम खाएंगे क्या? पापा, आपको कमाने की जरूरत नहीं है। मैं कनाडा में पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर लूंगा। हर महीने ढेर सारे डॉलर आपको भेजता रहूंगा, फिर आप दोनों आराम से जीना। राहुल ठीक कह रहा है। अब आप जल्दी से दुकान बेचकर राहुल को कनाडा भेजने की तैयारी कीजिए। बेटे का भविष्य संवारने के लिए शंकर ने पार्वती की बात मानकर अपनी दुकान बेचकर बेटे को पढ़ाई के लिए कनाडा भेज दिया। उधर राहुल कनाडा में पढ़ाई कर रहा था और इधर शंकर अपनी कमाई का जरिया थी वो इकलौती दुकान को बेचकर बेसहारा हो गया था। कुछ महीनों तक राहुल अपने माँ बाप को पैसे भेज रहा था और अचानक उसने अपने बूढ़े माँ बाप को पैसा भेजना बंद कर दिया। सुनते हो जी? राहुल पैसा नहीं भेज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में पड़ गया हो? पता नहीं, मगर हम जरूर मुसीबत में पड़ गए हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप चिंता मत करो, मेरा मंगलसूत्र बेचकर खाने का कुछ सामान लाइए। कुछ दिन तो यूं ही निकल जाएंगे, तब तक तो राहुल का फोन आ ही जाएगा। बूढ़े माँ बाप राहुल का फोन आने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, मगर कई महीनों तक राहुल का फोन नहीं आता। अचानक देश में कोरोना फैल जाता है। तब पार्वती को भी कोरोना हो जाता है। दवाई के पैसे ना होने के कारण पार्वती मर जाती है और शंकर अकेला हो जाता है। बस अब वो एक ही उम्मीद पे जीता है कि राहुल उसे पैसे भेजकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर अफसोस, पैसा भेजना तो दूर की बात है, राहुल तो बूढ़े शंकर को फोन भी नहीं करता। अब शंकर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आस पड़ोस वाले उसे भिखारी समझकर खाना देते हैं और शंकर बड़ी मुश्किल से जीता था।
शंकर, तेरे बेटे का फोन आया कि नहीं? नहीं, उसकी माँ की मरने पर भी राहुल का फोन नहीं आया था। लगता है फॉरेन जाकर वो हमें भूल गया है, पर आएगा, एक दिन उसका फोन जरूर आएगा। अचानक एक दिन राहुल का फोन आता है। बूढ़ा शंकर खुशी खुशी फोन उठाता है। हेलो पापा, मैं राहुल बोल रहा हूँ। पापा, मैंने यहाँ एक गोरी मैम से शादी कर ली है और यही खुशखबरी देने के लिए मैंने आपको फोन किया है। पापा, जल्दी से मम्मी को फोन दीजिए। पापा, आप बोलते क्यों नहीं? पापा, आप दोनों ठीक तो हो? बेटे, मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूँ, मगर तुम्हारी माँ? पापा, क्या हुआ मेरी माँ को? मर गई बेचारी। क्या? मेरी माँ मर गई? हाँ बेटे, पर जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। वो अगर जिंदा होती तो भूख से मर जाती। तुझे कनाडा भेजने के लिए मैंने अपनी दुकान बेच दी, फिर तो हमको खाने के भी लाले पड़ गए। पापा, मैं इंडिया आ रहा हूँ। अब मैं आपको वहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। अगले हफ्ते मैं आपको लेने आ रहा हूँ। बेटे का फोन आने पर शंकर खुशी से पागल हो रहा था। राहुल उसे कनाडा ले जाने के लिए आ रहा है, ये बात वो सबको बता रहा था। ए हरिया, मैंने कहा था ना मेरे बेटे का फोन आएगा। अरे अब तो मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। तब तो तू कनाडा जाएगा, है ना? हाँ, मैं कनाडा जाऊंगा और तुम सब के लिए बड़े बड़े तोहफे भेजूंगा। अरे शंकर, तू तो पगला गया है। पगला ही जाऊंगा ना। अब मैं अपने बेटे के साथ कनाडा में रहूंगा, कभी भी भूखा नहीं सोऊंगा। मेरा बेटा मेरा खूब ख्याल रखेगा। हाँ। और कुछ ही दिनों बाद राहुल इंडिया आता है। बेटे को मिलकर शंकर काफी खुश हो गया। पापा, आपके दुख भरे दिन बीत गए, अब मैं जो आ गया हूँ। हाँ बेटा। पापा, थोड़े ही दिनों में हम हमेशा के लिए कनाडा चले जाएंगे और जीवन भर मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। जीते रहो बेटे। पापा, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोलो ना। पापा, अब हम इंडिया में वापस कभी नहीं आएंगे, इसलिए अब आप ये घर बेच दीजिए। क्या? ये घर बेच दूं? हाँ पापा, क्योंकि जब हमें इंडिया वापस आना ही नहीं है तो यहाँ घर रखने से क्या फायदा। ये घर बेच के जो पैसा आएगा उससे हम कनाडा में घर खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। आपको मुझ पे भरोसा तो है ना पापा? बेटा, मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। कुछ ही दिनों में शंकर का घर बिक जाता है और घर के सारे पैसे शंकर अपने बेटे को दे देता है। पैसे मिलते ही शंकर का बेटा सारे पैसे कनाडा ट्रांसफर करता है। पापा, आज रात की फ्लाइट से हम कनाडा जा रहे हैं। कनाडा जाने की खुशी में बूढ़ा शंकर हद से ज्यादा खुश था। दोनों बाप बेटे एयरपोर्ट पर जाते हैं। राहुल अपने पापा को एयरपोर्ट के बाहर रोककर कहता है, पापा, थोड़ी देर के लिए आप बाहर रहिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको लेने के लिए आता हूँ। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बहाने राहुल एयरपोर्ट के अंदर गया तो सही, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आता है। हे भगवान, काफी देर हो गई है, राहुल अब तक क्यों नहीं आया है? शंकर को एयरपोर्ट के बाहर राह देखते देखते 8 घंटे हो गए, मगर राहुल नहीं आया। तब एयरपोर्ट के अंदर से गांव के मुखिया बाहर आते हैं। शंकर को देखकर वो उसके पास जाते हैं। अरे शंकर, तू अभी तक यहाँ बैठा है? तेरे बेटे की फ्लाइट तो गए हुए 5 घंटे हो गए। क्या? मुखिया की बात सुनकर शंकर के पाँव के नीचे की जमीन सरक जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। अपनी ही औलाद ने धोखा दिया, ये दुख शंकर सह नहीं पाता है और वहीं पर भगवान को प्यारा हो जाता है।